ये जो आपने बयान दिया 125 मिलियन डॉलर से शहीदों के खून का सौदा किया गया, तो ये कियानी साहब करके हैं? ये अब उनसे पूछें आप, जो भी आपने कहा ना खालिद साहब तमाम चीजें फौज कर रही है। He was part of the delegation, but he was not leading the delegation. You told he was leading the He was part of the delegation. He was not leading the delegation. मतलब ऑफिशियली शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे थे, बट आपने रिसेप्शन देखा होगा कैसा? वो फिर आप कहते हैं, अगर आप समझते हैं कि नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि वो नहीं लीड कर रहे थे, मैं शाह महमूद कुरैशी लीड कर रहा था। बट सारी की सारी चल किसकी रही थी ये अब मुझे नहीं पता, क्यों अंदर की सेक्रेटरीज ने आपने कहा किसको दी प्रेजेंटेशन? ब्रीफिंग को तो जाने से पहले दी ना। और ये इस हिस्सा कैसे बने? अमेरिका ने कहा कि जी किसको साथ लेके आओ, और आप कह रहे हैं खारजा पॉलिसी। He was not leading the delegation. He was not leading the delegation. Let's not argue on. हाइपोथेटिकली तो आर्ग्यू ना करें यार। जो ये भी हाइपोथेटिकल आपने बात की ना कि जी अमेरिका ने कहा कि जी कियानी को नहीं लाओगे तो हम डायलॉग नहीं करेंगे। मैंने तो किसी एक और आर्गुमेंट ये है कि कियानी साहब ने कहा कि मुझे मैंने तो किसी इंटरनेशनल प्रेस में ये पढ़ा था, मेरा ईमेल आया था मुझे, उसमें ये मुझे मालूम नहीं न्यूयॉर्क टाइम्स में था, वाशिंगटन पोस्ट में था या लंदन के किसी अखबार में था, ये लिखा था कि अमेरिकन की तरफ से ये बात हुई है कि इफ कियानी इज नॉट पार्ट ऑफ द डेलीगेशन द स्ट्रेटेजिक डायलॉग विल नॉट बी सक्सेसफुल। बट जमहूरी हुकूमत इस वक्त इतनी पावरफुल है कि जाए और 125 मिलियन डॉलर में शहीदों के खून का, अगर आप कह रहे हैं कि शहीदों के खून का सौदा हुआ है, सौदा इसलिए हुआ है कि अगर कुछ करना था तो इजिप्ट की तरह करना था, अपना डेट राइट ऑफ करवाते यार। अगर करना ही था कोई पावर प्लांट लेकर आने से कम 2000-3000 मेगावाट तो लेकर आते वहां से। ये जो आपने इजिप्ट की एग्जांपल दी है ना जी, टर्की की भी है, और टर्की ने ऑफर किया था, कबूल नहीं हुआ। जी ये सब टर्की ने ऑफर नहीं किया था, अमेरिका ने ऑफर किया था, टर्की ने कबूल नहीं किया। ये सब कब हुआ? जब वॉर शुरू हो रही थी। इजिप्ट ने गल्फ वॉर को एक्सप्लॉइट किया, टर्की कर सकता था इराक की इन्वेजन को, तो आज तो जी इन्वेजन हो आ गई। ये तो मुशर्रफ साहब ने करना था ना। आज भाई साहब आप अपना दरवाजे बंद कर दें, अमेरिकन अगर 1-2 महीने से ज्यादा अफगानिस्तान में रह जाएंगे, आप मुझे पकड़ के फांसी। और ये दरवाजे बंद करने का इख्तियार किसके पास है? ये हुकूमत के पास है, और किसके पास है? हुकूमत इतनी पावरफुल हो गई, अभी तक सब जीएचक्यू कर रहा था। भाईजान अगर पावरफुल नहीं है तो ये हालात बने हुए ना। मैं ये तो कह रहा हूँ कि अपने पैरों पर खड़े तो हो। मतलब अगर हुकूमत कर ही नहीं सकती है तो आप जीएचक्यू से कैरी लूगर बिल के वक्त क्या हुआ था, क्यों जीएचक्यू को बयान देना पड़ा, आप खुद बताएं मुझे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे जाजुल हक साहब से, बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। जाजुल हक साहब, बात हो रही थी आर्मी के रोल पर, जीएचक्यू और डेमोक्रेटिक हुकूमत के रोल पर। या तो जब सारी चीज़ों का क्रेडिट आपने देना एस्टैब्लिशमेंट को कि जी सारी पॉलिसीज ही वो ड्राइव कर रहे हैं, चाहे फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक में भी काफ़ी हद तक कि जी सेक्रेटरी से मुलाकात कर रहे हैं, जो हम पहले पार्ट में गुफ्तगू कर रहे थे, तो फिर ब्लेम भी सारा उनको करें। क्योंकि जब ब्लैक वाटर की बात आती है या ड्रोन हमलों की बात आती है तो सीधा क्रिटिसिज्म जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पर। ये बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बात यह है कि जब आपकी गवर्नेंस बेहतर होगी, जब आप आवाम को रिलीफ देंगे, जब आप ये लोड शेडिंग के मामलात और रोज़ी के मामलात और रोटी के मामलात और भूख के मामलात और ये जो लाकानूनियत है, ये मामला ठीक करेंगे तो कौम आपकी तरफ देखेगी। आज आपको जिम्मेदारी इसलिए लेनी पड़ रही है कि आप वोट लेकर उस मनसब पे तो बैठ गए, लेकिन अवाम आपके साथ नहीं है। तो अवाम उनको तो नहीं ब्लेम करेगी, अवाम तो उनको दुआएं देगी। अगर इस्टेब्लिशमेंट कोई चीज़ बेहतर कर रहे हैं तो लाजमी बात है कि उनको दुआएं देंगे। अगर कैरी लूगर बिल पे उन्होंने बयान दिया तो सारी कौम ने जनाब झंडे उठा लिए, ठीक है कि नहीं। वहाँ पे भी आप देख लें, फाटा के अंदर मुजाहिदीन ने फायरिंग की वहाँ पे खुशी में कि भाई किसी ने तो स्टैंड लिया। मुजाहिदीन तो मुजाहिदीन ने जो लड़ रहे थे वहाँ पे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो लड़ रहे थे वहाँ पे, मुजाहिदीन नहीं कहें उनको, दहशतगर्द कहते हैं आप, जो भी कहना चाहें, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मुजाहिदीन है जो पाकिस्तान के खिलाफ ये काम करेंगे। मुल्ला उमर ने भी और दीगर जो अफगान तालिबान हैं, हिकमत यार समेत हर किसी ने ये बयान दिया है कि आप पाकिस्तान के साथ मुहाजराई ना करें, पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ ना लड़ें, वो एहसानमंद है पाकिस्तान की फ़ौज की। बेटा मुझे एक बात बताएं, ये जो कैरी लूगर बिल पर एक रिएक्शन था उसमें, क्योंकि आप बड़ा एहतियात से काम ले रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के मुतालिक कोई बयान भी नहीं दे रहे, मुझे वैसे भी शक हो रहा है, देख लेंगे अगले 6-8 महीने में क्या होता है। ये जो कैरी लूगर बिल पर स्टैंड था, आर्मी का ठीक है अपनी जगह पर था, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब जाते हैं वापस आते हैं। अभी हकीकत यह है कि कैरी लूगर बिल इंप्लीमेंट हो गया, लॉ बन गया और हमें उससे इमदाद मिलनी है। अपोजिशन ने कुछ नहीं किया, पार्लियामेंट में लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी तकरीरें हमें नजर आई मीडिया की हद तक, कुछ नहीं हुआ, कोई रेजोल्यूशन नहीं आया। तो यही करना है बस, डेमोक्रेटिक कोई रिएक्शन नहीं, सब डिक्टेशन लेते हैं आपके साथ में। इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो मौजूदा सियासतदानों से नाला नजर आते हैं, मौजूदा अपोजिशन से भी नाला नजर आते हैं, मौजूदा हुकूमत से भी नाला नजर आते हैं। लोगों को कोई अल्टरनेट नजर नहीं आ रहा। जो किरदार PMLN को अदा करना चाहिए था वो किरदार वो अदा नहीं कर रहे। अभी वो खुद कंफ्यूज हैं, एक कन्फ्यूजन का शिकार है। देखिए मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूँ आपके आगे, वो मरकज़ के अंदर एक अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं और सूबे के अंदर वो कोलिशन में बैठे हुए हैं। देखिए इस किस्म की पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ तो कभी नहीं हुआ था। मैं जब से सियासत में आया हूँ, एक्टिव सियासत में 1988 के बाद, मैं ये देख रहा था कि कौम
जब एक हुकूमत से मायूस होती थी तो उसको नज़र आता था कि ये जो हैं ये बैठे हुए इंतज़ार में, शायद ये कोई बेहतरी ले आए। आज कौम को ये नज़र ही नहीं आ रहा यार कि ये जाएंगे तो आएगा कौन? वही आएंगे जो शीरो शक्कर हैं। मतलब इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि पीएमएलएन की जो पंजाब में परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है कि आवाम उनकी तरफ नजर मैं डाले। परफॉर्मेंस की बात तो हम उस पर बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं, परफॉर्मेंस पे। जब भी आवाम को नहीं नजर आएगी ना नहीं, कि जब आएगा बात कौन, नहीं, ना बात इनकी ये है कि परफॉर्मेंस वो अच्छी सूबे में ना उनकी अवाम ये मरकज में। कहती है कि जब आप एक सूबे में शीरो शक्कर हैं और मरकज के अंदर आप अपोजिशन कर रहे हैं तो उनको ये मंतक समझ नहीं आती है अवाम को। मुझे भी नहीं आती समझ, और मैं ये बार बार ये बात कहता रहा हूँ कि एक ज़िला अनाउंस हुआ, एक चिन्योट को ज़िला बनाया, वहाँ सीनियर मिनिस्टर और शहबाज शरीफ साहब दोनों चीफ मिनिस्टर साहब हाथ में हाथ डालकर कौम को दिखा रहे हैं। और अगले दिन चौधरी निसार साहब के बयान अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि ये हुकूमत जो है नहीं होनी चाहिए। तो इससे अवाम जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार होती है। या आप अपोजिशन का किरदार अदा करें या आप हुकूमत का किरदार अदा करें। मैं ये बात कह रहा हूँ और मैं ये उनको आज से नहीं, मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि इस वक्त कौम के लिए अल्टरनेट जो है वो PMLN है। एक और कोई प्लेटफॉर्म सामने अभी तक आ नहीं सका, अगर आ गया तो फिर दोनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आपने एक पूरा लंबा चौड़ा आर्टिकल लिख दिया 58(2)B के फेवर में कि हाँ इसको रहना बिल्कुल, चाहिए। मैं लिखा कि चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। मतलब आपकी 58(2)B से हमदर्दी इसलिए है कि आपके नहीं, वालिद नहीं, साहब ने बिल्कुल मुतारिफ नहीं। कराई या वाकईतन 58(2)B में कुछ ऐसा है? मैं 58(2)B ना कहें उसको, आप 28(2)B कह दें। चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। तो चेक एंड बैलेंस कैसे होगा? चेक्स एंड बैलेंस ऐसे होगा कि अगर फौज एक चेक एंड बैलेंस रखे? नहीं, फौज ना रखे, फौज नहीं रखा ना। फौज का किरदार नहीं, सुप्रीम कोर्ट रखे। आज भी 58(2)B जो है कि अगर सदर हुकूमत तोड़ता है तो 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, 30 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि सही तोड़ी है या गलत तोड़ी। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने ये साबित कर दिया था, नवाज शरीफ की हुकूमत जब निकाली गई उसको वापस ला के बैठा दिया था। तो ये चीज़ें जो चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। आप ये ना करें कि अपनी मर्जी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाने के लिए लड़ते रहें पूरी कौम के साथ, यार कि मैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम है, आपको अच्छी तरह ना पता है भुट्टो कि साहब गुलाम बच सके। इसाक खान यूज हुए एस्टेब्लिशमेंट के हाथों, नहीं हुए। आपको ये भी पता है कि लगारी भी इस्तेमाल हो रहे थे एस्टेब्लिशमेंट के हाथों। फिर एस्टेब्लिशमेंट को आपको हुकूमत पता है, दे दें यार, अगर अगर जहांगीर establishment- ड्रामा साहब न्यूट्रल रोल ना अदा करते तो उस वक्त हो गया था काम। आपको अच्छी तरीके से पता है। तो एस्टेब्लिशमेंट जब इस्तेमाल करती है 58(2)B को किसी भी इलेक्टेड ऑफिशियल को हटाने के लिए, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए, तो क्यों क्यों तो क्यों फिर आर्टिकल 6 को इस्तेमाल करें। आर्टिकल 6 आपने तो वो लिखा है इस पे, पूरा पूरा आर्टिकल लिख दिया है आपने कि मैंने आर्टिकल लिखा है। 6 की बात ना करें, मैंने- 58(2)B को इंप्लीमेंट नहीं करें। नहीं, मैंने आर्टिकल 6 की तो बात ही नहीं की अपने आर्टिकल में। मैंने तो 58(2)B की बात की थी, मैंने और दीगर जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं उनकी बात की नहीं, थी। आपने कहा है जी आर्टिकल 6 से ज्यादा 58(2)B पे तवज्जो दें। हाँ, तवज्जो दें उसमें। आर्टिकल 6 में मैंने बात, आर्टिकल 6 देखें, आर्टिकल 6 को या तो इम्प्लीमेंट करें या नारे ना लगाएं। बात यह है, आप में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि आप किसी को हाथ डालें। पहले अपने आप को इतना मजबूत करें कि अखाड़े में उतरें, अगले पहलवान का मुकाबला कर सकें। अब आप हैं खुद चिड़ी मार का और एक पहलवान से लड़ने के लिए जा रहे हैं तो मुंह के बल तो आप गिरेंगे फिर। तो बट आर्टिकल 6 की रिप्लेसमेंट 58(2)B कैसा है जिस पे आप आर्ग्यू कर रहे हैं कि नहीं, 58(2)B बेहतर है? आर्टिकल अगर 6 आपने आर्टिकल 6 की नौबत आर्टिकल रोकनी है। 6 का और 58(2)B का कोई ताल्लुक नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि 58(2)B को आप 28(2)B कह दें, लेकिन चेक्स एंड बैलेंसेस लेकर आए। कैसे चेक्स एंड बैलेंसेस लाने हैं? सुप्रीम कोर्ट को किरदार देना है, सदर को भी किरदार देना है, अपने वजीर आजम को किरदार देना है। ये सारे बैठ कर सोचें। जिस तरह बाकी मुल्कों के अंदर जमहूरियत आहिस्ता आहिस्ता एक एवोल्यूशन के जरिए पनपी है, यहाँ भी इसी तरह पनप जाएगी। कोई रास्ता बंद करने से जमहूरियत तकड़ी नहीं होती। ये 13वीं तरमीम ने हमें सिखा दी है, ये 18वीं तरमीम भी सिखा देगी। कल को 36वीं तरमीम आएगी तो आप नहीं तो आपकी औलाद यहाँ बैठ कर सवाल कर रही होगी मेरे बेटों के साथ या मेरे किसी रिश्तेदार के साथ कि जनाब आप बताएं हक साहब के अब जो ये होने जा रहा है ये क्यों गड़बड़ हो रही है। सही बात है, प्रॉब्लम है, मसला Problem ये is good governance, my नहीं, dear. इसमें एक और जो शिक डाली गई है कि जजेस पर भी आर्टिकल 6 अप्लाई होगा, इसकी जिसकी बात हो रही है ये नहीं है यूजफुल, क्योंकि हमेशा से जो जुडिशरी थी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अलाइन कर गई थी ना। मुशर्रफ साहब का साथ दे दिया, याया का शुरू में साथ दे दिया, अयूब साहब का साथ दे दिया, ज़िया-उल-हक साहब का साथ दे दिया। तो ये जुडिशरी को अगर आर्टिकल 6 के तहत मैं तो कहता हूँ हर किसी को होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए। मैं तो हर किसी को जवाबदेह होना चाहिए। कोई मुकद्दस गाय नहीं है इस मुल्क के अंदर। आप नवाज शरीफ साहब के करीब तो आ रहे हैं, मगर नवाज शरीफ साहब की आज की भी सियासत सारी की सारी तकरीरें अगर हम उठा के देखें जो भी बाई इलेक्शन में हुए, वो लाल मस्जिद के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो किस तरीके से करीब आ पाएंगे आप? लाल मस्जिद के हवाले से तो आपकी कोई अच्छी शोहरत नहीं है। मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं था उस ऑपरेशन के साथ, मैं मेरा भी कोई ताल्लुक ही नहीं था। आपके वहाँ आने से पहले मैंने ऐसे देखें, यूट्यूब पे जाके सर्च किया तो आपका एक स्टेटमेंट कैपिटल टॉक में हामिद मीर साहब के शो में था कि लाल मस्जिद दहशतगर्दों का हब है। ये आपने कहा एक जमाने में थी, वो दहशतगर्द थे बिल्कुल एक जमाने में। ये कौन सा जमाना था? ये वो ऑपरेशन से पहले का या बाद ऑपरेशन से का? पहले का जमाना था, जब वो निकल गए थे सब बाद में। तो ऑपरेशन सही हुआ? 2500 लोग थे वहाँ पे। 2500 दहशतगर्द देखें, मौजूद थे। ऑपरेशन रोक सकता था, ये एक बहुत लंबी कहानी है।
ऑपरेशन रुक सकता था, मुआहदा तकरीबन हो चुका था, दोनों तरफ से गलती हुई, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसको कोई ओन करने के लिए तैयार नहीं है आज ना, क्योंकि उसकी वजह से बहुत से मुल्क के अंदर मसाइल पैदा हुए, खुदकुश हमले जो हैं वो बढ़े। तो मैं समझता हूँ ये कोई अच्छा तरीका नहीं था, थोड़ा इंतज़ार करते तो शायद कोई बेहतर रास्ता निकल आता। जी, आपका एक और आर्टिकल देखा मैंने और उसमें आप ये कह रहे थे, हुकूमत वक्त से अपील कर रहे थे कि ज़िया उल हक साहब के कत्ल की तहकीकात होनी चाहिए, और आप तो खुद एक ऐसी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुकूमत के सरबराह थे, तो एक साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कत्ल की तहकीकात जो आपके वालिद थे उस वक्त क्यों नहीं करा लिया? आजकल मुतालबे करते फिर रहे हैं आप।